हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे GK PYQ पार्ट 1 का लेक्चर 25 करेंगे, जो हमने सीरीज चलाई है उसके। ओके, स्टार्ट करते हैं। यह है लेक्चर 24 के PY जो क्वेश्चंस ऑफ द डे थे वो। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन ऑथर्स रोट द फेमस नॉवल गोरा ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। सेकंड क्वेश्चन है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन, ठीक है, जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? 1995, 1990, 1999, 1992। तो ये शुरू किया गया था 1995 में, 1 अप्रैल 1995। ठीक है, और किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, लॉन्च्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। ओके, अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर 25 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेज द फॉलोइंग डैम्स विद द रिवर्स ऑन विच दे आर बिल्ट। निम्नलिखित बांधों का मिलान उन नदियों से कीजिए जिन पर वे बने हैं। इसमें क्या है, एक साइड दिए हुए डैम्स बांध दिए हुए और दूसरी साइड वो कौन सी रिवर पे बनी हुई है उन रिवर्स के नाम दिए गए हैं। तो हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, टहरी डैम और राणा प्रताप सागर डैम। तो इसमें जो हीराकुंड डैम है वो कौन सी रिवर पे बनी है? ये बना है महानदी रिवर पे। ठीक है, तो हीराकुंड का क्या हो गया? फोर्थ। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम, जो नागार्जुन सागर डैम है ये कौन सी रिवर पे है? ये है कृष्णा रिवर पे। तो बी में हो गया थर्ड, ए में फोर्थ। तो ए में फोर्थ से 2 ऑप्शन है, तो बी में थर्ड है। फिर सरदार सरोवर डैम ये किस पे बना हुआ है? ये है नर्मदा रिवर पे, ये दोनों में सेकंड है। तो सरदार सरोवर डैम हो गया नर्मदा रिवर। फिर क्या है? टहरी डैम। तो टहरी डैम किस पे है? ये है भागीरथी रिवर पे। भागीरथी रिवर मीन्स डी में फर्स्ट, नहीं डी में फिफ्थ, तो डी में फिफ्थ। और राणा प्रताप सागर डैम ये किस पे है? चंबल रिवर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। जो हीराकुंड डैम है ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और ये जो है हीराकुंड डैम लॉन्गेस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट डैम। इसकी लेंथ जो है वो कितनी है? 25.79 किलोमीटर। ठीक है, 25.79 किलोमीटर है। और जो नागार्जुन सागर डैम है ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अंदर। जो सरदार सरोवर डैम है ये गुजरात के अंदर है। टहरी डैम जो है ये कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड के अंदर। और ये जो है टहरी डैम ये क्या है? हाईएस्ट, ठीक है, सबसे ऊंचा, टॉलेस्ट है, हाईएस्ट और टॉलेस्ट डैम है ये, टॉलेस्ट डैम। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 260.5 मीटर। ठीक है, और जो राणा प्रताप सागर डैम है ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान के अंदर। ओके, नेक्स्ट और अगर देखें जो नर्मदा रिवर है इस पे और डैम देखें तो इस पे कौन सा है? नर्मदा रिवर पे इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये है एमपी के अंदर। ठीक है, सरदार सरोवर गुजरात में है और इंदिरा सागर कहाँ पे है? एमपी में है। इसके अलावा कृष्णा रिवर पे देखें, ठीक है, कृष्णा पे है अलमाटी डैम, अलमाटी डैम जो कि कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और डैम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसमें देखें तो निजाम सागर डैम, निजाम सागर डैम जो कि कहाँ पे है? यह है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना। और कौन सी रिवर पे है? ये मंजीरा रिवर, मंजीरा रिवर जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? यह है ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। इसके अलावा कोयना डैम, कोयना डैम जो कि कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। और ये कोयना रिवर पे ही, ठीक है, कोयना रिवर पे जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? कोयना रिवर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। इसके अलावा भाखरा नांगल डैम, भाखरा नांगल डैम कहाँ पे है? ये है पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे,
पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर, ठीक है। और ये कौन सी रिवर पे है, यह सतलज रिवर पे, सतलज रिवर। इसके अलावा देखें तो बगलिहार डैम, बगलिहार डैम, और ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। कौन सी रिवर पे, चिनाब रिवर पे, ठीक है। मैथुन डैम, मैथुन डैम कहाँ पे है, मैथुन डैम है झारखंड के अंदर, झारखंड में है। और ये कौन सी रिवर पे है, ये है बाराकर रिवर, बाराकर रिवर जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है दामोदर की, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर। और ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, ठीक है, कभी ना कभी एसएससी के एग्जाम्स में। मैथुन, इसके अलावा मेटूर डैम, मेटूर डैम ये कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में, ठीक है, कावेरी रिवर पे। और हाँ, जो डैम्स है इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, डैम्स आर टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, न्यू टेम्पल्स ऑफ इंडिया। और ये किसने बोला, ये बोला जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2023 का, उसमें इंडिया की कौन सी रैंक है। 100, 107, 111, 112। तो इसमें जो इंडिया की रैंक है 111, ठीक है, 111वीं रैंक है। और ये कितनी जो है स्लिप कितनी हुई है, 4 प्लेस स्लिप हुई है। मतलब 2022 की अगर देखें तो 2022 में इंडिया की कौन सी रैंक होगी, इंडिया की रैंक थी 107, ये 2022 में थी। और अभी 2023 के अंदर 111वीं रैंक हो चुकी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था या तो CHSL में या फेज के अंदर, उसमें पूछा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो बांग्लादेश है उसकी कौन सी रैंक थी। तो इसमें जो क्या है, जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है उनकी भी हम रैंक देख लेते हैं। 2023 के अंदर इंडिया की तो कौन सी है, इंडिया की 111वीं। पाकिस्तान की देखें तो पाकिस्तान की है 102। जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है उनकी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो बांग्लादेश की कौन सी है, बांग्लादेश की रैंक है 81, ठीक है। नेपाल की 69 थी। और श्रीलंका की देखें तो श्रीलंका की कौन सी है, 60th रैंक है, ठीक है। ये 2023 का डेटा है। और अगर 2022 का देखें, 2022 में इंडिया की तो कौन सी है, इंडिया की है 107, ठीक है। और पाकिस्तान की कौन सी है, पाकिस्तान की थी 99th। और बांग्लादेश की थी 84, ठीक है। बांग्लादेश की कौन सी थी, 84th रैंक थी। इसके अलावा कुछ और जो इंडेक्स है इंपॉर्टेंट वो भी देखेंगे। और इसको रिलीज़ कौन करता है वो भी बता देती हूँ। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको रिलीज़ करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड ग्लोबल हंगर लाइफ, ओके। ग्लोबल, एक सेकेंड, वर्ल्ड वाइड एंड वेल हंगर लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अलावा जो और कुछ इंडेक्स है जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें इंडिया की रैंक देखें तो इंडिया, ये 2023 का, ठीक है। इंडिया की कौन सी रैंक आई है, इंडिया की आई है 127। और इसके अलावा जो ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें 2023 का, इसमें इंडिया की रैंक आई है 126, ठीक है। और ये कौन रिलीज़ करता है, ये रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके अलावा अगर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स देखें, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है, इंडिया की है 67th रैंक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अभी एग्ज़ाम में। और ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो कौन सा है, ये है 2022 का।
और इसमें जो इंडिया की रैंक है 134। ठीक है, तो ये कुछ और इंडेक्स है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पांड्याज। जो पांड्याज है उनकी जो कैपिटल है, राजधानी, उसका नाम क्या था। ऑप्शन है कावेरीपट्टनम, पुहार, अय्योल और मदुरई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदुरई। ठीक है, इनकी कैपिटल का नाम क्या था, मदुरई। और ये कौन सी रिवर के किनारे थी, ये थी वैगई रिवर के किनारे। ठीक है, वैगई रिवर के किनारे। और ये हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिला है, मतलब किसमें मेंशन था, ये था मेंशन इन जो मैगजीन्स आया था, उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, उसके अंदर। ठीक है, इंडिका। और ये किसने लिखी बुक, ये लिखी थी मैगजीन्स ने। ओके, और जो पांड्याज है इनकी पोर्ट सिटी का नाम क्या है, इनकी पोर्ट सिटी का नाम है कोरकई। ओके, इसके अलावा जो पांड्याज है इन्होंने जो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ का, मदुरई का, उसका कंस्ट्रक्शन किन्होंने करवाया है, पांड्याज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इज इन द विथ शेड्यूल। जो डिवीजन है पावर्स का किस किस के बीच में, यूनियन और स्टेट्स के बीच में, संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में है। ऑप्शन है 4th, 3rd, 7th, 5th। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है 7th शेड्यूल के अंदर ये दिया गया है। 7th शेड्यूल में कितनी लिस्ट पे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। तो जो यूनियन लिस्ट है इसके अंदर मैं दोनों बता रही हूँ, पहले कितने थे। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट और अब कितने हैं प्रेजेंट में। पहले इसमें सब्जेक्ट थे 97 और अब है इसमें सब्जेक्ट 100। और इसमें जो लॉ कौन बनाता है, इसमें यूनियन लिस्ट में बनाएगी सेंटर। स्टेट में पहले थे 61 सब्जेक्ट और अभी प्रेजेंट में है 66 सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट्स है, मतलब कितने विषयों पे जो यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट आते हैं और स्टेट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट आते हैं। कॉन्करेंट इसमें कौन बनाएगा, लो इसमें बनाएगा स्टेट। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्करेंट के अंदर पहले कितने थे, पहले थे 47 और अभी है 52। और इसके अंदर कौन बनाएगा लो, इसमें लो बनाएगा सेंटर प्लस स्टेट दोनों। और अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए दोनों के बीच में तो कौन बनाएगा, तब बनाएगा सेंटर। ठीक है, और इसके हम जो ये लिस्ट है इसमें जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो बताए गए हैं, तो वो हम देख लेते हैं। यूनियन लिस्ट है। ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, डिफेंस, एक सेकेंड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट और फॉरेन ट्रेड्स, करेंसी एंड कॉइनेज। ये सारा किस में आएगा, ये आएगा यूनियन लिस्ट के अंदर। और इसमें कौन बनाएगा लो, यूनियन लेजिस्लेचर लो बनाएगा। स्टेट लिस्ट के अंदर देखें तो स्टेट लिस्ट में आता है एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लीकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस है ये सारे किस में आएंगे, स्टेट में आएगा। और इन पे जो लॉ है वो कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट है तो इसमें क्या क्या है, एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन। ठीक है, और एडल्ट्रेशन, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग भी ऐड कर लेना, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग, मैरिज, पोल्यूशन कंट्रोल और लेबर वेलफेयर। ये सारे भी किस में हैं, ये हैं सारे कॉन्करेंट लिस्ट में, क्योंकि पहले 47 थे बाद में 52 कर दिए थे। ठीक है, और इस पे कौन बनाता है, यूनियन एंड स्टेट दोनों बनाता है। और अगर इनमें कन्फ्लिक्ट हो जाए तो कौन बनाएगा, यूनियन बनाएगा। इसके अलावा जो है रेसिड्यूरी पावर्स, जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं है वो किस में है, रेसिड्यूरी पावर्स में है, जिसमें क्या है, साइबर लॉज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022, जो फीफा का
जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का वो कहाँ पे हुआ, जापान। फिर इसमें अभी ऑप्शन बताए गए हैं, ठीक है। फिर है मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ पे, इंडिया में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के इंग्लैंड में। ओलंपिक्स 2022 टोक्यो। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का वो कहाँ पे हुआ था, वो कतर में हुआ था, ना कि जापान के अंदर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बाकी जो मेन हॉकी वर्ल्ड कप है 2023 का वो इंडिया में ही हुआ था, उड़ीसा के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के इंग्लैंड में ही हुए थे। और ओलंपिक्स जो 2020 के वो टोक्यो में ही हुए, ठीक है। जो फीफा वर्ल्ड कप है इसमें कौन सी कंट्री जीती थी, ठीक है, और कौन सी रनर अप रही। तो इसमें जीती थी अर्जेंटीना, और जो रनर अप कंट्री थी वो कौन सी थी, वो थी फ्रांस, ठीक है। इसके अलावा जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है 2023 का, उसमें जो होस्ट कंट्रीज थी, ठीक है, वो कौन कौन सी थी, उसमें है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। दो कंट्रीज थी जिन्होंने होस्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और इसमें जो चैम्पियन है, जो चैम्पियन बनी वो कौन सी कंट्री थी, वो थी स्पेन, ठीक है। और स्पेन का ये फर्स्ट टाइटल था, मतलब ये पहली बार जीती है। और इसमें रनर अप कौन रहे, रनर अप रही थी इंग्लैंड, ठीक है। और जो फीफा ये हुआ है, जो मेन हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है 2023 का, ये कहाँ पे हुआ था, इंडिया में, उड़ीसा के अंदर। और कहाँ पे, कलिंगा स्टेडियम। स्टेडियम भी पूछा गया है, ठीक है। तो कलिंगा स्टेडियम एंड बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम। और इसमें कौन सी टीम जीती, जो चैंपियन रही वो कौन सी टीम बनी, चैंपियन बनी जर्मनी, ठीक है। और रनर अप जो रही वो थी बेल्जियम, ओके। तो ये हो गया फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, कतर में। किसने जीता, अर्जेंटीना ने। और किसको हराया था, फ्रांस को। जो मेन हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का वो कहाँ पे हुआ, इंडिया के उड़ीसा के अंदर, कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम में। चैंपियन बनी जर्मनी, और किसको हराया था, बेल्जियम को हराया था, ठीक है। और जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है 2023 का वो कहाँ पे हुआ, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में, जिसमें स्पेन जीती और इंग्लैंड को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। इसमें एक फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें क्या दिए गए हैं, फेयर्स, ठीक है, मेले बताए गए हैं। और सेकंड है उसमें स्टेट बताए हैं। तो इनको जो मिलान करवाना है, ठीक है, मैच करवाना है। फर्स्ट है चंपूकुलम बोट रेस, सोमनाथ फेयर, सूरजकुंड फेयर और बानेश्वर फेयर। तो जो चंपाकुलम बोट रेस है, नौका दौड़, ये कहाँ पे होती है, ये होती है केरल के अंदर, ठीक है। तो एक के अंदर क्या होगा, एक के अंदर होगा फोर्थ, जिसमें 3 ऑप्शन है। फिर है जो सोमनाथ फेयर है, ये कहाँ पे होता है, ये होता है गुजरात में। तो बी में हो जाएगा 1, तो बी में 1, ठीक है। अगर किसी को सोमनाथ फेयर और अगर ये बोट रेस 2 आ रहे हैं तो बी क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। सूरजकुंड फेयर है, ये कहाँ पे लगता है, ये हरियाणा में लगता है। और जो बानेश्वर फेयर है ये कहाँ पे लगता है, ये राजस्थान में लगता है, ओके। इसके अलावा हम कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट फेयर वगैरह हैं उनको देखेंगे, ठीक है। गुजरात में अगर और देखें तो एक लगता है माधवपुर मेला, ठीक है। और एक लगता है व्योथा मेला। ये क्या है, ये है एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल है ये, ठीक है। इसके अलावा अंबुबाची मेला, ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है आसाम के गुवाहाटी में, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महाकुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो जो कुंभ मेला ये कितने सालों में बढ़ता है, ये बढ़ता है 12 साल में एक बार, ठीक है, इन 12 ईयर्स। ये कहाँ कहाँ पे बढ़ता है, ये 4 जगह पे बढ़ता है। 4 जगह कौन कौन सी हैं, एक तो है प्रयागराज, यहाँ पे कहाँ बढ़ता है, गंगा, यमुना
एंड सरस्वती संगम पे, सरस्वती संगम। इसके अलावा जो बढ़ता है हरिद्वार में, हरिद्वार में कहाँ पे, गंगा किनारे, ठीक है। हरिद्वार के अलावा नासिक में, नासिक में कौन सी रिवर पे, गोदावरी रिवर पे। और उज्जैन के अंदर, उज्जैन में कौन सी रिवर, शिप्रा रिवर पे, ठीक है। तो ये ठीक है, 12 साल में कितनी बार प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, ये 4 जगह पे बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो एक सोनपुर मेला है, सोनपुर कैटल फेयर, सोनपुर कैटल फेयर, जो कि ये कहाँ बढ़ता है, ये बढ़ता है बिहार में, ठीक है। ये जो और इम्पोर्टेंट थे मेले पे जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलूरी सीताराम राजू वॉज ए ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो अलूरी सीताराम राजू है भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है, ये कहाँ के थे, ये थे आंध्र प्रदेश के। जो अलूरी सीताराम राजू है, इन्होंने कौन सा जो ट्राइबल रिवोल्ट किया था, उसका नाम था कोयाज, कोयाज या रामपस, रामपस ट्राइबल रिवोल्ट। कहाँ पे हुआ ये हुआ था आंध्र प्रदेश के अंदर। और कब हुआ, 1922 से 24 तक, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे उनमें है मुंडा, मुंडा को क्या कहते हैं, उल गुलान भी कहते हैं, उल गुलान रिवोल्ट, ठीक है। ये कहाँ हुआ, ये हुआ था झारखंड में। और इसमें जो मेल लीडर थे वो कौन थे, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। और हुआ कब, 1899 के अंदर ये हुआ, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रिवोल्ट देखें तो उसमें है कोल रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट, ये भी कहाँ हुआ था, ये भी झारखंड में। मेन जो है छोटा नागपुर रीजन था, ठीक है, छोटा नागपुर रीजन। और ये कहाँ पे आता है, ये झारखंड के अंदर पड़ता है, झारखंड। इसमें जो मेन लीडर थे वो कौन थे, बुद्धू भगत, बुद्धू भगत। और ये कब हुआ, 1831 से 32, ठीक है। इसके अलावा देखें तो संथाल रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, ये कहाँ पे हुआ था, ये राजमहल हिल्स में हुआ, राजमहल हिल्स में। ये भी कहाँ पड़ती है, झारखंड में ही पड़ती है, ठीक है। ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा हुआ था। और इसमें जो मेन थे सिद्धू एंड कान्हू, सिद्धू एंड कान्हू। ये कब हुआ, ये हुआ 1855 से 56, ओके। इसके अलावा जो हुआ रामोसी, रामोसी रिवोल्ट, ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ महाराष्ट्र में। इसमें जो मेन लीडर थे वो कौन थे, चित्तूर सिंह एंड प्रताप सिंह, एंड प्रताप सिंह। और ये कब हुआ, ये हुआ 1822 के अंदर, 1822 में, ठीक है। तो ये कोल रिवोल्ट कहाँ पे हुआ, छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। और इसमें कौन थे, बुद्धू भगत थे। और 1831-32 में हुआ ये। और जो संताल रिवोल्ट है राजमहल हिल्स में, झारखंड। और इसमें जो मेन लीडर थे सिद्धू एंड कान्हू, 1855-56 के अंदर। और जो रामोसी रिवोल्ट है महाराष्ट्र में हुआ 1822 में। और जो मेन लीडर थे वो कौन थे, चित्तूर सिंह एंड प्रताप सिंह। और जो अलूरी सीताराम राजू है वो कौन से रिवोल्ट के थे, वो थे कोयास एंड रामपस ट्राइबल रिवोल्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में 1922 से 24 तक चली थी। और मुंडा रिवोल्ट ये कहाँ पे हुआ, झारखंड में। और जो मेन लीडर थे बिरसा मुंडा, और 1899 के अंदर ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM 360 वॉज डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो IBM 360 है उस कंप्यूटर को कौन सी जनरेशन में डेवलप किया गया था, कौन किस पीढ़ी में विकसित किया गया था। सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो इसको किया था थर्ड जनरेशन के अंदर, ठीक है। इसमें अगर फर्स्ट जनरेशन के ऑप्शन देखें, अगर फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल देखें तो इनायत, ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है। और इसमें और क्या था, यूनिएक, ठीक है। सेकेंड जनरेशन के अगर एग्जाम्पल देखें तो सेकेंड जनरेशन में क्या था, IBM 360 तो थर्ड में है, IBM 7000, ठीक है, ये है सेकेंड जनरेशन का। थर्ड का अभी हमने देखा IBM 360।
और फोर्थ जनरेशन में देखें अगर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल, तो इसमें क्या होंगे, IBM 4341 स्टार 1000 और एप्पल सेकंड। ये सारे किसके हैं, ये फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल है। फिफ्थ जनरेशन की भी देख लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन में क्या होंगे, लैपटॉप, टैब, ठीक है, और स्मार्टफोन्स। तो ये सारे किस में आएंगे, ये फिफ्थ जनरेशन में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इनमें स्विचिंग डिवाइस जो यूज होते हैं कंप्यूटर्स में, वो भी देख लेते हैं। इन पे खूब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में स्विचिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में क्या है, ट्रांजिस्टर्स यूज लिए, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज लिए। और जो फोर्थ जनरेशन है उसमें माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन में क्या आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बायोचिप्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। ये हो गया हमारा जो अलग अलग जनरेशन में जो स्विचिंग डिवाइसेज है वो। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स हैं, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में है IC, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में AI या बायोचिप्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज रिलेटेड विथ। जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो स्वर्ण क्रांति जो कि किससे संबंधित है, ठीक है। भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, हॉर्टिकल्चर, कोकोनट प्रोडक्शन, कैश्यू कल्टीवेशन, मिनरल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, ठीक है। और कुछ जो रेवोल्यूशन है उनको भी हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ब्लैक रेवोल्यूशन किस में हुआ, पेट्रोलियम, ठीक है। ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लू किसके लिए हुआ, फिश प्रोडक्शन के लिए। ब्राउन हुआ लेदर। गोल्डन में फ्रूट्स या हनी जो भी हमने देखा, उद्यान कृषि। ग्रीन जो है फूड ग्रेन्स के लिए हुआ था, व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल स्पेशली। ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो किसके लिए है, फर्टिलाइजर के लिए। पिंक ऑनियन के लिए। रेड है वो मीट या टोमेटो, ठीक है। सिल्वर जो हुआ वो एग प्रोडक्शन के लिए हुआ, पोल्ट्री में, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड किसके लिए चलाया गया, मिल्क या डेयरी प्रोडक्शन के अंदर। जो येलो रेवोल्यूशन है वो हुआ ऑयल सीड में, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड। और जो एवरग्रीन है मतलब सारा ही, वो ओवरऑल डेवलपमेंट किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड ग्रो इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज वेस्टलैंड्स। कौन सा इनिशिएटिव है, किस संस्था ने भारत की बंजर भूमि को बदलने के लिए ग्रो इनिशिएटिव शुरू किया है। तो ग्रो इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है वो बताना है। नीति आयोग, RBI, नाबार्ड, सेबी। तो ये किसने स्टार्ट किया, ग्रो इनिशिएटिव किया है नीति आयोग ने, ठीक है। ग्रो की अगर फुल फॉर्म देखें तो ग्रो की फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो इसमें इन्होंने, इनका एम क्या है, इनका एम है जो वेस्टलैंड है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ये वेस्टलैंड को ट्रांसफॉर्म करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर। और कितनी, टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। जो 26 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है जो कि क्या हो गई है, डिग्रेड हो गई है, उसको ये क्या करेंगे, इसको वापस रिस्टोर करेंगे। कब तक, इनका एम रखा है 2030 तक, ठीक है। किसने रखा है, नीति आयोग ने। इनका रिस्टोर करने का एम कब तक है, 2030 तक इनको रिस्टोर करना है। कितना, 26 मिलियन हेक्टेयर जो कि लैंड जो है वो क्या हो गई है, डिग्रेड हो गई है, ठीक है। और उसको किस में कन्वर्ट करना है, एग्रो फॉरेस्ट्री में। इसके अलावा कुछ और अगर इनिशिएटिव देखें तो एक चलाया था मोदी जी ने, मिस्टी इनिशिएटिव,
ये किससे रिलेटेड है? ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मिस्ट्री का। और एक प्रेरणा, प्रेरणा, ठीक है, ये किसने, जो प्रेरणा प्रोग्राम है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाया है? ये चलाया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इनका एम क्या है? इसका एम है लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है स्टूडेंट्स में एम्पावर करना। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखें तो नमस्ते, जो नमस्ते इनिशिएटिव है ये किस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने चलाया है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, किसके लिए? जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए, फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। ओके, जो प्रेरणा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चलाया है, मिस्ट्री इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? मैंग्रोव से। और नमस्ते जो है किसने चलाया है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने, और सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकडाउन ऑफ पायरेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन लैक ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पायरेट का लैक्टिक अम्ल में विघटन तथा ऑक्सीजन की कमी में ऊर्जा निम्नलिखित में से किसमें होती है? बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ईस्ट और ह्यूमन मसल सेल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन मसल सेल्स। इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? वो होता है पायरुरेट में। उसके बाद जो है वो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये किसके अंदर होता है? ये होता है ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर। इसका हम कंप्लीट ब्रेक डाउन देखेंगे। ठीक है, पहले ब्रेक डाउन देखते हैं पूरा। ग्लूकोज कितना होता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ओके, ये साइटोप्लाज्म के अंदर किस में ब्रेक डाउन होगा? पायरुवेट में। किस में होगा? इन साइटोप्लाज्म। किस में ब्रेक डाउन हो गया? पायरुवेट, जो कि 3 मॉलिक्यूल कार्बन है। 3 मॉलिक्यूल कार्बन है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है प्लस एनर्जी। अब ये जो फर्दर क्या होगा? इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा। इसमें अगर ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है या फिर ऑक्सीजन अब्सेंट है तो वो किस किस तरीके से ब्रेकडाउन होगा वो हम देखेंगे। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन अब्सेंट होगी तो इसको क्या कहेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन इसको कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, जो कि अभी हमारा क्वेश्चन था, और जब क्या होगी? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ओके, तो पहले क्या हुआ? ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था जो कि साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब आगे अगर अब्सेंट है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये किस में होगा? इन ईस्ट के अंदर होगा ये। और किस में कन्वर्ट होगा? कन्वर्ट होगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, फिर है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कम है तो ये किस में होगा? ह्यूमन मसल सेल में। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये होगा लैक्टिक एसिड में प्लस एनर्जी रिलीज होगी। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और इसमें क्या क्या बनेगा? इसमें बनेगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हो गया ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ओके, अब हम देखते हैं जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन मसल सेल्स हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है? एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर होती है किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। ठीक है, इन ATP फॉर्म। ATP क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
और जो एटीपी है, एटीपी को क्या कहेंगे? एटीपी को कहेंगे करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द एनर्जी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ इट्स ओन प्रोटीन, ठीक है, ओन प्रोटीन। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें क्या होता है? ये डबल लेयर सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, डबल, इसमें 2 लेयर होती है। इसमें जो आउटर लेयर है वो क्या होती है? पोरस होती है, मतलब उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे होल होते हैं। और जो इनर लेयर है वो क्या होती है? इनर क्या होगी? फोल्ड होगी, मतलब वो फोल्डेड ऑन इट सेल्फ, मतलब खुद पे ही वो फोल्ड होती है अंदर ही, ठीक है। और जो बैक्टीरिया है ये कौन से मोनेरा किंगडम में आता है? मोनेरा किंगडम। और सिंगल सेल ऑर्गेनल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ईस्ट क्या है? फंगस है, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इन रेस्पेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द गवर्नर हैज स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर डैश under which of the article of the Constitution of India with respect to law and order in discharge of his functions in relation thereto। इसमें क्या है? अरुणाचल प्रदेश के संबंध में राज्यपाल का भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधि और व्यवस्था तथा उसके संबंध में अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व है। इसमें क्या है? कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी गई है, तो उन्हीं के जो अरुणाचल प्रदेश है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले जिन जिन स्टेट्स को स्पेशल पावर मिली हुई है उनके सबके आर्टिकल देखेंगे, ठीक है। और इनको कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक है, उससे ट्रिक क्या है? माँ जी, ठीक है, ये हो गया माँ जी, मतलब माँ को माँ जी हो गया। माँ जी को क्या करना है? नमस्ते करना है, ठीक है। यहाँ पे डबल ए है, ये ध्यान रखना, नमस्ते, नमस्ते है, नमस्ते मैं कौन? अर्जुन, मी अर्जुन। ये नमस्ते कौन कर रहा है? माँ जी को अर्जुन कर रहा है, और वो क्या बोल रहा है? नमस्ते। माँ जी ने पूछा है भाई कौन, तो वो क्या बोलेगा? मी अर्जुन, मैं अर्जुन, ठीक है। इसके बाद है गोकर्ण। गोकर्ण को कैसे याद रखना है कि मूवी कौन सी है? कर्ण अर्जुन है, तो उसको गोकर्ण, कर्ण को क्या बोल रहा है? कर्ण को तो जानने के लिए बोल रहा है, और अर्जुन जो है वो किससे नमस्ते कर रहा है? माँ जी से नमस्ते कर रहा है, ठीक है। तो माँ जी, NAMAAS, मी कौन? अर्जुन, ठीक है, और गोकर्ण। तो इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो हम देखेंगे। माँ से है महाराष्ट्र एंड गुजरात, इनको जो स्पेशल पावर मिली है, ठीक है, स्पेशल पावर्स वो कौन से आर्टिकल में है? 371 में। एन से है नागालैंड, और ये किस में मिली है? 371A आर्टिकल में है। ए से क्या हो जाएगा? आसाम, आसाम को मिली है 371B। एम से है यहाँ पे मणिपुर, मणिपुर को है 371C में। यहाँ पे ए से है आंध्र, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, क्योंकि पहले तेलंगाना किसका पार्ट था? आंध्र प्रदेश का ही था। ये 371D के अंदर है। ये ए में यहाँ पे क्या है? आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट है। आंध्र प्रदेश की यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे? आंध्रा में, ठीक है, इन आंध्र प्रदेश। ये हो गया 371D के अंदर। एस से है सिक्किम, सिक्किम से हो जाएगा, सिक्किम में कौन सा है? 371E से, ठीक है। सॉरी ये क्या है? अच्छा मैंने डी 2 बार लिख दिया, ये है ई, ये हो जाएगा एफ, ठीक है। सिक्किम का किस में है? 371F के अंदर। मी से हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम का हो जाएगा 371G के अंदर। और अर्जुन को अरुण से क्या हो जाएगा? अर्जुन को अरुण कर लो, ठीक है, नहीं अर्जुन ही रहने दो ताकि याद रहेगा, ठीक है। अर से अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल
प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का किस में है 371 जी एच के अंदर, ठीक है। जी में हो गया मिजोरम, एच के अंदर हो गया अरुणाचल प्रदेश का। गो से है गोवा जिसका है 371 आई, और करण से है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका का है 371 जे, ओके। तो ये सारे वो स्टेट्स है जिनको स्पेशल पावर्स मिली हुई है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश का पूछा हुआ है, तो इसका कौन सा है 371 एच, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर सेकंड आर्टिकल अनुच्छेद जो है 371 एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मशीन्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स। मशीनें, औजार और उपकरण और भवन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं। कंज्यूमर गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स, ठीक है। जो मशीन्स वगैरह हैं इनको कैपिटल गुड्स क्यों बोला गया है, जो ये क्या करती है, किसमें यूज आती है, यूज टू प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, मतलब दूसरे गुड्स बनाने में काम आती है, ठीक है। और ये क्या होती है, जो मशीन्स वगैरह ड्यूरेबल होती है, तो ये गुड्स कैसे होंगे, ड्यूरेबल गुड्स होंगे, मतलब लंबे चलने वाले, लंबे समय तक यूज होने वाले गुड्स होंगे। और ये जो क्या करेंगे, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देंगे, इंक्रीज़ एफिशिएंसी, जिससे क्या होगा, जो आउटपुट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो कंज्यूमर गुड्स हैं ये कैसे गुड्स होंगे, इनको कौन यूज़ करेगा, यूज्ड बाय इंडिविजुअल, मतलब हम कोई भी अगर खाने पीने की चीज़ या फिर कुछ लगाने की ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। जैसे इसके एग्जांपल देखें अगर, तो बिस्किट ही ले लो, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स कैसे हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर अपनी इनकम इंक्रीज़ हो गई, इनकम इंक्रीज़ हो गई तो इनकी डिमांड क्या होगी, डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इनकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज़। और अगर एग्जांपल देखें तो मान लो किसी की सैलरी अच्छी है, जॉब लगी है, सैलरी अच्छी आ रही है, और उसके पास पहले से क्या है, बाइक है, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो कार ले गए, तो बाइक से किस में शिफ्ट हो गए, बाइक से शिफ्ट हो गए कार में। तो जो यहाँ पे बाइक है वो क्या होगी, इन्फीरियर गुड्स हो गई, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स को देखें, इंटरमीडिएट गुड्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं ये कैसे गुड्स हैं, इनसे ये पार्शली फिनिश्ड होते हैं, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से बने हुए गुड्स नहीं है, पार्शली फिनिश्ड गुड्स, पार्शली फिनिश्ड गुड्स हैं। और ये क्या करेंगे, इनको यूज़ करेंगे किसी दूसरे फाइनल गुड्स बनाने में, यूज टू प्रोड्यूस ए फाइनल गुड, ठीक है, फाइनल गुड। इसमें अगर एग्जांपल हम देखें तो स्टील ले लो, स्टील हो गया, ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल, तो इनसे क्या होते हैं, फाइनल गुड्स बन के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ बुक नेम्ड द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसाना हिल्स। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसाना हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो द्रौपदी मुर्मू हैं तो इनकी बुक जो आई है फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसाना हिल्स, इनकी बुक इसके मतलब ऑथर कौन है। ऑप्शन है कस्तूरी रे, अमिताव घोष, मेघनाथ देसाई, शांतनु गुप्ता। तो इसका सही आंसर होगा कस्तूरी रे। और इनको जो सारी बुक्स को हमने जो बुक्स का एक टॉपिक किया था पूरा करंट अफेयर्स में, उनको जो जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी उनको सबको कवर किया था। तो इसको याद कैसे किया था, जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, कौन सी, संथाल कम्युनिटी, ठीक है, संथाल ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, जो कि कहाँ से, उड़ीसा से। तो इन्होंने क्या किया, संथाल्स को मीन्स क्या होती है, किरण, तो आशा की किरण जगाई संथाल्स में, ठीक है। तो इसको ऐसे याद किया। और जो अमिताव घोष और मेघनाथ देसाई और शांतनु गुप्ता की जो बुक्स हैं उनको भी देख लेते हैं। अमिताव घोष की बुक है स्मोक एंड एशेज। तो एशेज क्या होती है, राख, राख का क्या मतलब, घोष को घास पढ़ो, तो घास में क्या मिल रही है, राख मिल रही है, ठीक है। मेघनाथ देसाई द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये इनकी बुक का नाम है। तो पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी, ज़्यादातर लोग गरीब कहाँ पे हैं, गाँव में अगर देखें तो उनके पास कुछ काम वगैरह नहीं होता, तो वो क्या है, गरीब हैं। और जो गाँव के लोग ज़्यादा हैं वो क्या पीते हैं, देसाई क्या आती है, बीड़ी, ठीक है। तो इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना। फिर है शांतनु गुप्ता। तो शांतनु गुप्ता की बुक है अजय से योगी आदित्यनाथ तक, ठीक है।
तो अगर योगी को देखें, कोई अगर योगी बन गया है तो वो क्या होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो योगी से क्या होगा, शांत। योगी कैसे रहते हैं, शांत रहते हैं, वो अलग बात है, योगी जी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरे योगी होते हैं वो क्या होते हैं, शांत होते हैं। तो इसको ऐसे याद करना है कि जो अजय टू योगी आदित्यनाथ है, उनकी बुक ऑथर कौन है, शांतनु गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन 1882 वॉज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ डैश इन कॉलोनियल इंडिया। हंटर आयोग 1882 औपनिवेशिक भारत में किसके विकास से संबंधित है। एक सेकेंड, ऑप्शंस हैं आर्मी, रेलवे, ट्रेड, एजुकेशन। तो जो हंटर कमीशन है वो किससे रिलेटेड है, वो है एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशन। ठीक है, हंटर कमीशन जो 1882 में किसके टाइम आया था, ये आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे, लॉर्ड रिपन। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर और देखें तो वुड्स डिस्पैच ये कब आया, 1854 में, और ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। और किसके टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। और जो वुड्स डिस्पैच है इसको क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अगर इंग्लिश से रिलेटेड और देखें तो लॉर्ड मेकाले के टाइम पे जो इन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी, लॉर्ड मेकाले ने, उसको क्या बोला गया, एक पॉलिसी चलाई थी, एजुकेशन पॉलिसी 1835 में, उसको बोला गया मेकाले मिनट। ठीक है, इन पे एक क्वेश्चन आया था, इन पे क्वेश्चन आया है जिनको इनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना था, कि जो जैसे मेकाले मिनट दे दिया, वुड्स डिस्पैच दे दिया, हंटर कमीशन दे दिया, और इनको अरेंज करना है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या आया, 1835 में मेकाले मिनट। ठीक है, जो मेकाले की एजुकेशन पॉलिसी थी वो, उसके बाद वुड्स डिस्पैच 1854 में, फिर आया हंटर कमीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो घूमर, भांगड़ा, गरबा, धनगरी, गाजा। तो इसमें घूमर कहाँ का है, घूमर है राजस्थान का, भांगड़ा है पंजाब का, गरबा कहाँ का है, गुजरात का। तो जो धनगरी गाजा है ये कहाँ का है, ये है महाराष्ट्र का। इसका आंसर सही हो जाएगा धनगरी। ठीक है, जो महाराष्ट्र के जो और डांस फॉर्म्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं, एक ट्रिक के मतलब कहानी या ट्रिक कुछ भी मान लो, उसके माध्यम से हम इसको याद करेंगे। तो कोहली कहाँ के हैं, कोहली अभी कहाँ मतलब कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में, तो उससे रिलेट करेंगे। और महाराष्ट्र में क्या होता है, डांस, सिंगिंग वगैरह, नाटक वगैरह ये सारे वहीं पे होते हैं। तो कोहली किसी पर्सन को कह रहे हैं क्या, कि क्या लाओ, वो खुद के लिए मंगवा रहे हैं। कोहली बोले कि वड़ा पाव और दही लाना। ठीक है, क्या क्या मंगवाया है उन्होंने, वड़ा पाव एंड दही लाना। और जो भी लेजी लोग, कैसे लोग, लेजी, जो भी लेजी लोग क्या कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, मतलब वो काम नहीं कर रहे बराबर से, वो तमाशा कर रहे हैं। ठीक है, तमाशा कर रहे हैं, उनको क्या करो, उनको दफ़ा करो। और किसको बुलाओ, और मोनी को बुलाओ, जो कि क्या करती है, अवतार बदलकर ढंग का नाटक करती है। ठीक है, उनको दफ़ा करो और मोनी को बुलाओ। एंड किसको बुलाना है, मोनी को बुलाना है, मोनी को बुलाओ जो अवतार बदलकर ढंग का नाटक करती है। ठीक है, इसलिए किसको बुला रहे हैं, मोनी से याद रख लेना, मोनी रॉय जो है नागिन में आती थी। ठीक है, तो वड़ा पाव, दही लाना, लेजी, तमाशा, दफ़ा, मोनी, अवतार,
ढंका और नाटक, ये सारे इन नामों से सारे क्या होंगे। और कोहली, कोहली से भी ये सारे आए के किसमें जो हम पढ़ेंगे डांस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो कोहली, कोहली से हो गया कोली डांस। ठीक है, फिर क्या है वड़ा पाव, वड़ा पाव लाना, वड़ा पाव से हो गया पोवाड़ा डांस, पोवाड़ा डांस। ठीक है, फिर है दही, दही से क्या हो गया दही कला, दही कला। फिर है लाना, तो लाना से हो गया लावणी डांस, लावणी डांस। फिर क्या है जो भी लेजी लोग, तो लेजी से क्या है, लेजी से है लेजिम। ठीक है, लेजिम डांस है। फिर तमाशा कर रहे हैं, तमाशा से है तमाशा डांस, तमाशा डांस। फिर है दफ़ा करो, दफ़ा से हो जाएगा गफ़ा, गफ़ा डांस है वो। दफ़ा करो और किसको बुलाना है, मौनी को बुलाना है, मौनी से है मौनी डांस। मौनी क्या करती है, अवतार बदलकर अच्छे मतलब ढंग का नाटक करती है, तो अवतार, अवतार से है दशावतार, दशा अवतार। एंड इस दशा अवतार को ही क्या कहते हैं, बोहाड़ा कहते हैं, बोहाड़ा डांस। ठीक है, फिर क्या करती है वो ढंग का नाटक, तो ढंका से क्या हो जाएगा धनगरी गाजा, धनगरी गाजा जो कि भी क्वेश्चन में था। और नाटक, नाटक से है नाकटा डांस, नाकटा डांस। ठीक है, तो ये सारे कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र के डांस है। और इनमें भी इम्पोर्टेंट मेन जो है लावणी डांस, ठीक है, लेजिम डांस और धनगरी गाजा, ये सारे डांस बहुत इंपॉर्टेंट हैं तीनों। तो ठीक है, ये याद रखना है। तो इनको एक बार वापस देख लेते हैं। कोहली बोले, कोहली कहाँ से, महाराष्ट्र से, तो कोहली बोले वड़ा पाव एंड दही लाना। और जो भी लेजी लोग हैं उनको, और लेजी लोग क्या कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तमाशा कर रहे हैं, तो जो लेजी लोग तमाशा कर रहे हैं उनको दफ़ा करो और मौनी को बुलाओ जो अवतार बदल कर क्या करती है, ढंग का नाटक करती है। तो कोहली से हो गया कोली डांस, वड़ा पाव से पोवाड़ा डांस, पोवाड़ा, दही से दही कला, लाना से लावणी डांस, लेजी से लेजिम, तमाशा से तमाशा डांस, दफ़ा से गफ़ा डांस, मौनी से मौनी डांस, अवतार से दशा अवतार, ढंका से धनगरी गाजा और नाटक से हो जाएगा नाकटा डांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम ए विथ कॉलम बी। जो कॉलम ए है उसको कॉलम बी से मैच करवाना है। कॉलम ए में क्या दिया गया है, न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, और कॉलम बी में सोर्स दिए गए हैं उनके, कि जो न्यूट्रिएंट है वो किस से मिलता है। प्रोटीन रिच फूड, फैट रिच फूड, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन सी के सोर्स बताने हैं। तो जो इसमें अगर प्रोटीन देखें तो व्हीट, गेहूँ, लेमन नींबू, एग अंडा और बटर एंड चीज़ मक्खन और पनीर। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, एग से हमें प्रोटीन मिलेगा। तो फर्स्ट में सी, मतलब दो ऑप्शन में है। ठीक है, फिर है फेट, तो फेट का किस से मिलेगी, बटर एंड चीज़ से। सबसे ज़्यादा फेट है बटर एंड चीज़ में। तो जो मोटे, जो भी जिम जाते हैं उनको मोटे होने के लिए जो एग वगैरह, बटर, चीज़ वगैरह, पनीर वगैरह बताया जाता है, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं किस में होगा, चीज़ में होगा। तो सेकंड में है डी, फर्स्ट में सी, सेकंड में डी, दोनों में ही है अभी तक। फिर है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट लेमन और व्हीट, गेहूँ और लेमन में से किस में मिलेगा, गेहूँ में मिलेगा। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, ए, थर्ड में ए, मतलब इसका ऑप्शन सेकंड सही है। विटामिन सी किससे मिलता है, लेमन से मिलता है। ओके, ये हैं जो न्यूट्रिएंट और इनके सोर्स, वो इनको भी हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये क्या करता है, एनर्जी, एनर्जी देता है हमें। तो इसके जो सोर्स हैं वो क्या होंगे, राइस, चावल, पोटैटो, व्हीट, शुगर। और ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर है फेट, फेट में फेट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है ये। और इसमें क्या क्या आएंगे, बटर, घी, मिल्क, चीज़। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है क्या, फैट। विटामिन एंड मिनरल्स ये क्या करता है, ये बॉडी को मतलब किसी भी जैसे डिजीज़ वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, तो इसके और सोर्स क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके,
रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर है प्रोटीन, तो ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। इसमें मिल्क, एग, मीट, फिश, सोयाबीन, ये सब आएंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं, बिल्डिंग, हेल्प इन बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज इज स्पोकन बाय द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम आबादी द्वारा बोली जाती है। तो इनमें सबसे कम जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बतानी है। संस्कृत, कोंकणी, डोगरी और आसामीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम अब कौन सी बोली जाती है, वो बोली जाती है संस्कृत। ठीक है, बाकी अलग अलग एरियाज़ के अकॉर्डिंग ये जो कोंकणी और कोंकणी, डोगरी, आसामीज ये बोली जाती है, पर संस्कृत जो है अभी सबसे कम बोली जाती है। और सबसे अगर ज़्यादा 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सब जो मैक्सिमम बोली जाने वाली लैंग्वेज है, ठीक है, वो कौन सी है, वो है हिंदी। कितने परसेंट, 43.63% जो है वो हिंदी बोली जाती है। और अगर सेकंड देखें तो वो बोली जाती है बंगाली। कितने परसेंट, 8.03%। थर्ड नंबर पे है मराठी, वो है 6.86%। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे अगर देखें तो वो है तेलुगु, जो कि 6.7% बोली जाती है। ठीक है, इसमें ये भी पूछे गए हैं थर्ड नंबर की, फोर्थ नंबर की, तो इसलिए मैंने 4 तक आपको बता दिए कि फर्स्ट पे हिंदी बोली जाती है, फिर बंगाली, फिर मराठी, फिर तेलुगु, और जो सबसे कम बोली जाती है वो है संस्कृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज बैटल ऑफ पेशावर फोर्ट बिटवीन राजा जयपाल एंड महमूद गजनी। राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 1258, 1001, 1112, 1305। तो ये कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1001 सी में। ठीक है, और किस किस के बीच में हुआ, पेशावर, बैटल ऑफ पेशावर मतलब पेशावर के अंदर हुआ था राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच में। जो महमूद गजनी है, इन्होंने, ये कहाँ से हैं, ये है टर्क से। ठीक है, तुर्की थे ये महमूद, अच्छा ये है ना, तो ये इनका जो है फर्स्ट टर्क इन्वेंजन, जो इन्होंने अटैक किया था, फर्स्ट तुर्क इन्वेंजन किसने किया था, अटैक ये किया था महमूद गजनवी ने। ठीक है, और कब, 1000 से 27 AD तक इन्होंने कितनी बार किए, इन्होंने किया 17 टाइम्स। और 1025 में इन्होंने अटैक किया कौन से मंदिर पे, सोमनाथ मंदिर, अटैक्ड ऑन सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, और 1026 में इन्होंने क्या किया था, टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिस्ट्रॉयड टेम्पल। और इन्होंने पूरे जो सोमनाथ टेम्पल है उसको पूरे तरीके से लूट लिया था। ठीक है, और जो सेकेंड हुआ था तुर्क इन्वेशन जो हुआ, अटैक हुआ, ये किसने किया, ये किया था मोहम्मद गोरी ने। इनके हैं 1175 से 1205 AD। ठीक है, मोहम्मद गोरी को एक जो क्वीन है, उनका नाम क्या है, क्वीन थी नाइकी देवी, जो सोलंकी क्वीन थी जिन्होंने इनको हरा दिया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, सोलंकी क्वीन है, सोलंकी क्वीन, जिनका क्या नाम है, उनका नाम है नाइकी देवी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नाइकी देवी डिफीटेड हिम। और ये कब हराया, 1178 में। ठीक है, 1178 में मोहम्मद गोरी को इन्होंने हराया था। और जो बैटल ऑफ तराइन हुए हैं वो किस किस के बीच में हुए हैं, वो हुए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और सेकंड बैटल। तो फर्स्ट में कौन जीता था, फर्स्ट में जीता था पृथ्वीराज चौहान जीते, और सेकंड के अंदर जो मोहम्मद गोरी है वो जीत गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मेस्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। हॉकी में कितने होते हैं, एक टीम में 10 प्लेयर। कबड्डी में होते हैं 9 प्लेयर। फुटबॉल में 13 प्लेयर। क्रिकेट में 11 प्लेयर। तो इन्होंने पूछा है करेक्टली मैच, मतलब जो सही मैच है, बाकी इन चारों में से 3 गलत है। तो हॉकी में 10, कबड्डी में 9, फुटबॉल में 13, क्रिकेट में 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। अगर हॉकी का देखें तो हॉकी में भी 10 नहीं होते, 11 होते हैं। कबड्डी में 9 नहीं होते, कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, इधर लिख देती हूँ। कबड्डी में होते हैं 11, सॉरी हॉकी में होते हैं 11, कबड्डी में होते हैं 7 और फुटबॉल में भी कितने होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर और गेम्स के देखें तो वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, हैंडबॉल में कितने होते हैं, हैंडबॉल में होते हैं 7। और बास्केटबॉल में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में होते हैं 5। बेसबॉल में कितने होते हैं, 9। इसके अलावा अगर देखें तो खो में कितने होते हैं, खो में होते हैं 12 प्लेयर होते हैं, जबकि 9 खेलते हैं। ठीक है, और 3 बाहर। पोलो में कितने प्लेयर हैं, पोलो में है 4 प्लेयर। ठीक है, और जो खो है ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र स्टेट से, स्टार्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, ये थे हमारे आज के जो लेक्चर 25 के क्वेश्चन। और अब है ये क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026। 2026 में जो निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कार्यक्रम 2026 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन हैं चाइना, जापान, इंडोनेशिया, इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है द बुक ए सूटेबल बॉय वॉज ऑथर्ड बाय, जो सूटेबल बॉय है वो किसने लिखी है और कब लिखी गई, 1993 में। ये नॉन सूटेबल नहीं है, ठीक है, ये सूटेबल बॉय है। ये अनसूटेबल जो है वो किसकी थी, वो तो है करण जौहर की। ये है ए सूटेबल बॉय। ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या हैं, डेविडर, विक्रम सेठ, किरण देसाई, अरुंधति रॉय। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। तो इनके आंसर आपको बताने हैं और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनके आंसर बताऊंगी। ओके, आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक यू।